सो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मेरा नाम रिया द्विवेदी है एंड आज हम करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इवन अगर आप हायर लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें, पीसीएस की बात करें, तो उन एग्ज़ाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो आज हमारा नया टॉपिक जनरल स्टडीज से रिलेटेड है। बेसिकली नया इसमें कुछ नहीं है, जो अब तक कर रहे थे वही इनके अंदर होता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स या आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखा होता है जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज, और उसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, सब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू प्रियम्बल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, कहूँ अगर मैं, साफ साफ दिख रहा है पॉलिटी से रिलेटेड है। आपको बताना है जो ये प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आप कह सकते हैं एक प्रस्तावना, ठीक, जिसे हम कहते हैं, तो वो उसके क्या क्या फीचर्स है उससे रिलेटेड आपको ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत। ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? भारत के नागरिकों से, लोगों से मिलती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, फ्रेटर्निटी, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो बेसिकली तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बट हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आप देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों करेक्ट है। आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार आप देख लीजिए प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की, उसके की कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी की पूरी अथॉरिटी, पावर किससे मिलती है? लोगों से, इंडिया के लोगों से। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यही कह रहा था, सोर्स कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है भाई? नेचर क्या है? सोवन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? जस्टिस, लिबर्टी, ये सब अभी मैंने आपको बताया। और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? किस दिन जो है भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था, बनके बिल्कुल रेडी हो गया था? 26 जनवरी 1949। हालांकि लागू 26 जनवरी नहीं, सॉरी 26 नवंबर, लागू आपका 26 जनवरी को हुआ है। ठीक है, लागू आपका 26 जनवरी को हुआ है, लेकिन ये 26 जनवरी को पूरा बनके तैयार हो गया था। और इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सिग्निफिकेंस मतलब प्रस्तावना का क्या महत्व है, उसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हैं एंड आई विश कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहे, बिकॉज दोनों में ही मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में, ताकि दोनों ही आपके, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे वो हिंदी मीडियम से अटेम्प्ट करें, दोनों के लिए ईजी हो। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रियम्बल जो है उसकी बेसिक फिलोसफी क्या है, या बेसिक फिलोसफी या फंडामेंटल वैल्यूज क्या है? पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस है। ठीक है, और इन पर ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेस्ड है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द। अब देखिए अगर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार बन चुका है और दोबारा भी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि हु सेड दैट द प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप
ऑफ द सोवर्ण डेमोक्रेटिक। किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने नहीं कहा है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है क्या है, हमें बताता है, या अब तक हम सब ने जिस भारत का, जिस संविधान का, या जिसकी कल्पना की, जिसका सपना देखा है इतने लंबे समय से, यह उसके बारे में बताता है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा हो गया? टू ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये जो है बी आर अम्बेडकर ने नहीं कहा, के एम मुंशी ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड किसके हैं? के एम मुंशी के हैं। कि आपके प्रियम्बल क्या है? हॉरोस्कोप है सोवर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements with regards to the ancient inscription and edicts। अब ये हिस्ट्री पे आ गए हैं हम। अब आपको बताना है जो प्राचीन शिलालेख हैं उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे कथन लिखे हैं उनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ध्यान रखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट की जगह अब करेक्ट पूछा है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में हम यही गलती करते हैं कि पूछा क्या है। आपके वन लाइनर वाले आपके एग्जाम्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप यूपीएससी पीएससी इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मेहरौली पिलर है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको आयरन पिलर के नाम से जानते हैं और हम ये देखते हैं कि रस्टिंग इस पे नहीं होती, इसके लिए बहुत फेमस है। हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि आयरन पिलर जो है दिल्ली का कुतुब मीनार वाला, वहां पर रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगती। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ये पिलर जो है चंद्रगुप्ता वन ने बनवाया था, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। विष्णु पद के रूप में इसको इन्होंने क्या किया था कि विष्णु के सम्मान में इसको बनवाया था। तो किसने बनवाया? चंद्रगुप्ता वन ने बनवाया है या नहीं, ये आपको बताना है। सो देखिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर ए ओनली है। सेकंड इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसे चंद्रगुप्ता टू ने बनवाया। यहाँ देखिए आप, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू ने इसको इस्टेब्लिश करवाया था और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये तो बिल्कुल सही था। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि रॉक कट वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि बादामी की जो गुफाएं हैं वो भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट कर बनाई गई है। सो बादामी केव्स को ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स कहा जा रहा है। बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको ये ध्यान रखना है, बादामी केव्स जो है वो ओल्डेस्ट केव नहीं है। ओके, यहाँ पर जो है ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी हम देख लेंगे। फिर है द बारावर रॉक के कट केव्स वर ओरिजिनली मेड ऑफ बाय फॉर आजीविकास फॉर आजीविकास बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि बारावर रॉक के कट गुफाएं जो है मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकाओं के लिए बनवाई गई थी। थर्ड है एलोरा केव्स जो हैं वो डिफरेंट फेथ्स के लिए बनाई गई, यानी कि एलोरा में आप देखेंगे कि अलग अलग फेथ्स के लिए बनाई गई। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो ना आपका इनकरेक्ट है, अब थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो गया ओनली 3। ओके, सो करेक्ट आंसर सी है आपका ओनली 3। बादामी केव्स ओल्डेस्ट केव नहीं है। भीम के बेटका केव्स जो है वो आपकी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम बेटका केव्स। और ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया, ठीक है। इसको 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका के कार्यकाल के द्वारा बनवाया गया था और उसके सन जो थे, उनके जो बेटे थे दशरथ, उनको बिलोंग करती है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ लीजिए फटाफट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई ये मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यानी कि सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। और यहाँ पर जो रिलीजियस एलिमेंट थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन कोई डोमिनेटिंग सीन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया कि
धर्म जो है बहुत प्रचुर मात्रा में लोगों के द्वारा अपनाया जाता था या बहुत रूढ़िवादी तरीके से अपनाया जाता था, ऐसा कुछ हमें सिनारियो देखने को नहीं मिला। और आप देखिए सेक्युलर था ये हम मानते हैं, हालांकि हमें गॉड गॉडेसेस हम ये मानते हैं, अर्थ को वो गॉडेस मानते थे, ये सब चीजें हमें एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन कोई मंदिर कोई टेम्पल हमें वहां पे देखने को नहीं मिला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कॉटन का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही है, हमें कई जगह पे साक्ष्य मिले हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सो ये दोनों ही बिल्कुल सही थे। अब आ जाते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका क्या रोल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रतिबंध एंजाइम की क्या भूमिका है। डीएनए को एम्पलीफाई करना यानी कि बढ़ाने का काम करती है, डीएनए को टुकड़े में तोड़ने का काम करती है, या डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को काटने में हेल्प करती है, या डीएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। सो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्या करती है ये, स्पेसिफिक सीक्वेंस में डीएनए को कट करने का काम करती है। देखिए रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, रोक लगा दी, कट कर दिया, मतलब इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में या सीक्वेंस में तोड़ने के लिए, कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है प्राइमरी गोल क्या है जीन थेरेपी का, जो जीन थेरेपी है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना, या एनिमल बॉडीज को क्लोन करना, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करना, या फिर इनहेरिटेंस की स्टडी करना, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों का की विरासत का अध्ययन करना। तो क्या आपका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित या मरम्मत करके अनुवांशिक विकारों को ठीक करना, यानी कि जो भी फॉल्टी जीन्स हैं उनको रिपेयर करना या फिर उनको रिप्लेस करना, क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूएनएससी से रिलेटेड है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भाई सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है, हिंदी में अगर हम इसे बोले कि प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और बल का उपयोग कर सकता है किसी भी स्थिति को, या शांति या सुरक्षा बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, या सैंक्शंस लगा सकता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यूएनएससी जो है यूएन के यानी कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से एक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इट हैज 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज 2 वोट्स, कि भाई इसमें क्या है 15 मेंबर्स हैं टोटल, और हर मेंबर के पास 2-2 वोट है, यानी कि जितने भी मेंबर है उसके पास कितने वोट है, 2-2 वोट है। तो देखिए थर्ड स्टेट सॉरी बिल्कुल गलत है, आपसे गलत ही पूछा है, आंसर हो जाएगा 3 ओनली। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, और इसका काम क्या है, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा बाकी के मेंबर या इनको भी मिलाकर हर एक के पास एक एक वोट होता है, यानी कि एक कंट्री एक ही वोट दे सकती है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पर या फिर किसी मुद्दे पर जो है बहस हो रही है या वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या एक स्टेट 2 वोट कर सकता है, नहीं, एक स्टेट एक ही वोट करेगा, यानी कि एक कंट्री एक वोट करेगी कि भाई मैं इस चीज के विरुद्ध में हूँ या मैं इसके चीज के मतलब इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो एक कंट्री एक वोट। ठीक है,
सो हर कंट्री के पास एक वोट होता है, यहाँ पे लिखा था दो दो वोट होते, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीमानस क्या है? जो रिसेंटली आप लोगों ने लास्ट ईयर न्यूज में भी देखा होगा, टेलीमानस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, यानी कि सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ओके, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखिए, एक क्लास एक वीडियो में आपको इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस क्या समझने को मिल रहा है। ये हम बेसिकली ओवरव्यू कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बेसिकली हम यूपीएससी की तरफ जाएं तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कुछ आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब हम साउथर्न इंडिया से नॉर्थर्न इंडिया की तरफ जाते हैं तो मॉनसून का ड्यूरेशन कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, जब आप साउथ इंडिया में देखोगे वहां ज्यादा बारिश होती है, आप नॉर्थर्न इंडिया की तरफ जाओगे तो वहां कम बारिश होगी। अब अगला कह रहा है कि जैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो रेनफॉल कम होती जाती है। बिल्कुल सही है, ईस्ट में आप देखेंगे मेघालय, वहां पर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और इधर की तरफ आप आएंगे राजस्थान, यहाँ पर लीस्ट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। देखिए डी पर लग गया, बड़ा मक्कार है ये पेन। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ एंड ऑफ द स्लाइड एंड एंड ऑफ। ओके जी, तो देख लीजिए, आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे, बेसिकली एक ओवरव्यू किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे और देखा कि किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। भले ही आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आने का मतलब किन टॉपिक्स से आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और कुछ आधे ऐसे भी थे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज की ये वीडियो जो है हम यहीं पे एंड करेंगे। आप क्या करना है, आप लोगों का एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। बाय बाय।